हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज अपन फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे। फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर मिलकर आपके फोर्थ यूनिट बनाते हैं। तो आज अपनी शुरू करेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या होता है सेंटर ऑफ प्रेशर भैया? अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है बेटा, जहाँ पर अपन ये मान सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो जहाँ कंसंट्रेटेड होता है उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। सिमिलरली अगर कोई सरफेस कोई बॉडी अगर फ्लूइड में इमर्स्ड है तो उसके हर एक पॉइंट पे प्रेशर होगा। वो सारा प्रेशर जिस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है उस पॉइंट को अपन सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। आज अपना इंटरेस्ट इस सेंटर ऑफ प्रेशर की फ्री सरफेस से डेप्थ निकालने में है। ओके, जैसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अपन पोजीशन निकालते थे, आज सेंटर ऑफ प्रेशर की फ्री सरफेस से डेप्थ कितनी होगी वो निकालेंगे। इजी है ये टॉपिक। अच्छा, शुरू करते हैं बेटा। सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट है, अपन ने उसको फ्लूइड में इमर्स कर दिया, ठीक है, और इसका अपन को सेंटर ऑफ प्रेशर में अपना इंटरेस्ट है। तो अपन एक काम करते हैं, इस पूरे ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। एक छोटा सा ब्लॉक लिया अपन ने जिसका एरिया है ds या डेल s, और इसकी हॉरिजॉन्टल फ्री सरफेस से जो डेप्थ है वो x है, और ये इस वॉल से जो डिस्टेंस है वो y है। वैसे इस वॉल से डिस्टेंस 90% केसेस में तो यूज़ नहीं होता, पर फिर भी आपको बताया गया फॉर्मूला, इसलिए मैं बता देता हूँ, वरना आपको सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ ही पूछ जाएगी हमेशा। अगर पोजीशन पूछी जाए तो अपन इसमें ये भी निकालना पड़ता है, अदरवाइज केवल डेप्थ पूछ जाए तो केवल यही निकालना पड़ेगा अपन को। तो बेटा सेंटर ऑफ प्रेशर की क्या डेफिनेशन है कि इस टोटल एरिया में जो प्रेशर होगा, अगर उसको सेंटर ऑफ प्रेशर पे कंसंट्रेटेड मान लें तो टोटल प्रेशर इनटू सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ। सेंटर ऑफ प्रेशर सपोज यहाँ पे है, तो टोटल प्रेशर कितना होगा बेटा? इस स्मॉल से एरिया में प्रेशर होगा, सपोज पे प्रेशर है, वेरिएबल प्रेशर है स्मॉल p, तो इस स्मॉल से एरिया में प्रेशर होगा p डेल s। ओके, और सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ अपन मान देते हैं सपोज x बार। ये कैपिटल P जो है ये CP लिख देता हूँ, सेंटर ऑफ प्रेशर है CP। तो ये टोटल प्रेशर, इसका समीशन अगर कर दूँ मैं पूरा एरिया निकालने के लिए, तो पूरा एरिया पे प्रेशर आ जाएगा, और अगर इसको सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये इक्वल होगा हर एक एरिया पे टोटल प्रेशर से। अब हर एक एरिया पे टोटल प्रेशर कितना होगा बेटा? ये एरिया को अपन इंटीग्रेट करेंगे सबके लिए, तो टोटल प्रेशर होगा ये x होगा, ये जो पॉइंट है अपना, इसकी डेप्थ p, इस एरिया पे प्रेशर, और डेल s। इसको समीशन करेंगे तो टोटल प्रेशर आएगा, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो वही टोटल प्रेशर ही आएगा, दोनों इक्वल होंगे। बस ये है कि इसमें सेंटर ऑफ प्रेशर का कॉन्सेप्ट आया है। सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ इनटू टोटल प्रेशर इक्वल होता है टोटल प्रेशर पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इससे अपन को ये पता चलेगा x बार इज इक्वल टू समीशन x p डेल s अपॉन समीशन p डेल s। समीशन की जगह अपन इंटीग्रेशन का साइन भी लगा सकते हैं। अगर इन्फाइनेटली मैंने स्मॉल एरियाज में डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम x p ds अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ p ds। एग्जैक्टली सेम तरीके से y बार, मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर की इस लेफ्ट वॉल से डिस्टेंस जो है ना y बार, वो आ जाएगी इंटीग्रेशन y p ds अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम p ds। ध्यान रखना यहाँ पे ds, ये स्मॉल एरिया जो है, ये एरिया स्मॉल ds माना जाएगा, और इस स्मॉल एरिया पे जो प्रेशर होगा वो p माना जाएगा, ठीक है। और ये अपन को पता है p की वैल्यू WH होती है। W मतलब वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, और H होती है उस स्मॉल एरिया की फ्री सरफेस से डेप्थ। ओके, तो चलिए ये दो फॉर्मूला अपने बन गए। P का फॉर्मूला ये भी लग सकता है रो जी एक्स, ये W की वैल्यू रो जी भी होती है, और H की जगह x मान लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, WH मान लो या रो जी एक्स मान लो, एक ही बात है। W मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम ना, रो जी होता है, अपने पिछले वीडियो में इसमें देखा है, और H की वैल्यू x होती है। चलिए एक और टॉपिक नेक्स्ट।
द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एरिया। मतलब अगर कोई सरफेस है उसके ऊपर सेंटर ऑफ प्रेशर अपने निकाला, एक्स बार और वाई बार निकाला, एक्स पी डी एस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एस, वाई बार भी अपने निकाला एक्स वाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एस, ठीक है ना, सॉरी पी डी एस। अब अगर आप इस सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दूँ, मतलब सरफेस थोड़ा सा इंक्लाइन अगर हो जाए तो जो डेप्थ होती है वो चेंज हो जाती है। अगर ये डिस्टेंस थी पहले x, थोड़ा सा इंक्लाइन करने के बाद ये पहले डेप्थ जो अपने x थी, अब ये फ्री सरफेस से डेप्थ ये होगी। सपोज ये एंगल अल्फा है तो ये डेप्थ हो जाएगी x cos अल्फा। ओके, अगर थोड़ा सा इंक्लाइन कर दो तो सेंटर ऑफ प्रेशर की जो पोजीशन होती है वो चेंज नहीं होती, सेंटर ऑफ प्रेशर की पोजीशन यही रहेगी। ठीक है बेटा, इसमें क्या किया गया है, इससे प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे प्रेशर पहले था रो जी एक्स, इस बार हो जाएगा रो जी एक्स कॉस अल्फा। बस अगर आप दोनों में एक्स कॉस अल्फा पी की जगह रो जी एक्स कॉस अल्फा, रो जी एक्स कॉस अल्फा लिखोगे तो एक्जैक्टली वही चीज़ मिलेगी जो ये है। इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसके ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में तो पूछा भी नहीं गया है। नेक्स्ट टॉपिक थ्योरम 4.2 इम्पॉर्टेंट है और 2008 में भी पूछा गया, 2013 में भी पूछा गया, ध्यान से देखना बेटा। द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ प्लेन एरिया इमर्ज इन अ लिक्विड, ओके, इज ग्रेटर देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में इमर्ज करो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो सेंटर ऑफ प्रेशर की जो डेप्थ होती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ से ज़्यादा होती है। सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे ही होगा देन कंपेयर टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये अपन को प्रूव करना है बेटा। अच्छा, गिवन दैट जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है एक साइड वेट ज़्यादा एक साइड वेट कम, तो ऐसा नहीं होगा, यूनिफॉर्म सरफेस है। देखो बेटा, अपन एक काम करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। इस पूरे ऑब्जेक्ट को, पूरे एरिया को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2। लेट डिवाइड द कंप्लीट एरिया areas in alpha 1 in small areas लिख देता हूँ, small areas alpha 1 alpha 2 dash 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 up to alpha n, and their depths are z1 z2 up to zn respectively। मान लिया छोटे छोटे एरियाज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n है और उनकी फ्री सरफेस जो डेप्थ है वो z1 z2 z3 रेस्पेक्टिवली है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है ना अपन को। सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला होता है ये, है ना। अगर फाइनाइट हो तो ये लगाते हैं, इनफाइनाइट टुकड़े कर दोगे तो इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो बेटा फॉर्मूला लगेगा एक्स बार जो सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ होगी, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, केवल डेप्थ रिक्वायर्ड है, एक्स बार रिक्वायर्ड है। लेफ्ट वॉल से जो डिस्टेंस है वाई बार वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसकी जरूरत, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो एक्स बार कितना होगा बेटा, समीशन एक्स पी। अच्छा, इस स्मॉल से एरिया में प्रेशर कितना होगा बेटा, मैंने अभी आपको जैसे बताया था रो जी और इसकी डेप्थ z1, है ना। और ये तो हो गया प्रेशर। फॉर्मूला क्या था बेटा, एक्स पी समीशन, पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, समीशन एक्स पी डेल एस अपॉन समीशन पी डेल एस। तो बेटा यहाँ पे x की जगह x लिख देता हूँ, p की जगह मैं लिख देता हूँ, नहीं x की जगह x होता है बेटा जो एरिया आपका है उसकी डेप्थ, एरिया की डेप्थ अपने z1 माने ना, तो x की जगह तो आएगा z1, p होता है उस पर प्रेशर, प्रेशर होगा w z1 और ds होता है वो स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया पर माना अपने अल्फा 1। सिमिलरली समीशन p की जगह तो आएगा w z1, p का WH फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने, h की जगह इस बार z1 z2 ये माना है, और w की जगह पहले मैंने रोज ही रखने का सोचा था लेकिन वो कॉमन कट रहा है इसलिए मैंने w की वैल्यू नहीं रखी। अच्छा, डेल एस की जगह वापस वो स्मॉल एरिया अल्फा 1 आएगा बेटा, तो ये आ जाएगा w कॉमन आके कट जाएगा, समीशन अल्फा 1 z1 का स्क्वायर अपॉन समीशन अल्फा 1 z1। ये तो आ गया मेरे पास सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ। अच्छा, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये क्या होगा बेटा,
समीशन अल्फा 1 Z1 अपॉन समीशन अल्फा 1, ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला। तो ये तो बस एज इट इज़ आ गया। अब अपन को प्रूव करना है कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज़्यादा है। तो अपन एक काम करते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं। डेप्थ अगर वो पॉजिटिव आया तो मतलब ये ज़्यादा है। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर माइनस डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा बेटा? ये समीशन अल्फा 1 Z1 का स्क्वायर अपॉन समीशन अल्फा 1 Z1 माइनस समीशन अल्फा 1 Z1 अपॉन समीशन अल्फा 1। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये होगा समीशन अल्फा 1 Z1 इंटू समीशन अल्फा 1, और ये से मल्टीप्लाई होगा समीशन अल्फा 1 Z1 का स्क्वायर इंटू समीशन अल्फा 1 माइनस ये दोनों सेम ही है, तो हो जाएगा समीशन अल्फा 1 Z1, जो भी इसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं काम करता हूँ, उसको एक्सपेंड करता हूँ। ये हो जाएगा अल्फा 1 Z1 का स्क्वायर प्लस अल्फा 2 Z2 का स्क्वायर, इसको लिख रहा हूँ पहले, एंड सो ऑन चलता जाएगा। और समीशन अल्फा 1 का मतलब होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड सो ऑन चलता जाएगा। और ये हो जाएगा अल्फा 1 Z1 प्लस अल्फा 2 Z2 एंड सो ऑन, जो भी आएगा उसका स्क्वायर। और अपॉन में अल्फा 1 Z1 प्लस अल्फा 2 Z2 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब बेटा अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आएगा अल्फा 1 स्क्वायर Z1 स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आएगा अल्फा 1 अल्फा 2 Z1 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सबसे मल्टीप्लाई होती आएगा। सिमिलरली ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये अल्फा 1 अल्फा 2 Z2 का स्क्वायर आएगा, ये आएगा अल्फा 2 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कैसे होगा बेटा? a प्लस बी प्लस सी प्लस आपको n तक स्क्वायर होता है ना, तो सबका इंडिविजुअल स्क्वायर होता है। अल्फा 1 स्क्वायर Z1 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर Z2 स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा। और फिर 2 इन दोनों का 2, फिर नेक्स्ट 2ab प्लस 2bc प्लस 2cs चलता जाएगा ना बेटा। तो जनरलाइज्ड फॉर्म ये है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 प्लस इनके नेक्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन के साथ, इसके नेक्स्ट टर्म का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 एंड सो ऑन चलता जाएगा बेटा। सारी टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं केवल अल्फा 1 अल्फा 2 Z1 Z2 से रिलेटेड टर्म्स को लिख रहा हूँ। और नीचे मल्टीप्लिकेशन अगर आप करना चाहो तो कर लीजिए, या फिर ऐसे रख दीजिए। एक बार मैं ऐसे रख देता हूँ, समीशन अल्फा 1 Z1 समीशन अल्फा 1। इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी तो देखेंगे, वरना चलेगा। अब देखो बेटा, ये अल्फा 1 स्क्वायर Z1 स्क्वायर और अल्फा 1 स्क्वायर Z1 स्क्वायर नेगेटिव कट जाएगा, अल्फा 2 स्क्वायर Z2 स्क्वायर अल्फा 2 Z2 स्क्वायर कट जाएगा, मतलब ये सारे कट जाएंगे। अब 1 2 और इन तीनों में अगर मैं अल्फा 1 अल्फा 2 कॉमन ले लूँ तो बचेगा Z1 स्क्वायर, ये भी है Z1 स्क्वायर, और इधर बचेगा Z2 स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस का 2 Z1 Z2। ये सब जगह चलता जाएगा सेम पैटर्न में। तो मैं आगे समीशन लगाता हूँ अपॉन समीशन अल्फा 1 Z1 इंटू समीशन अल्फा 1। बेटा ये तो हो गया समीशन अल्फा 1 अल्फा 2 Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर अपॉन समीशन अल्फा 1 Z1 समीशन अल्फा 1। देखो बेटा अल्फा 1 क्या था? स्मॉल एरिया पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, एरिया ही है, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। Z1 थी डेप्थ पॉजिटिव होगी, Z1 माइनस Z2 नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसका स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव ही होगा फॉर श्योर। सारी टर्म पॉजिटिव है, मतलब इनका एडिशन भी पॉजिटिव आएगा, मतलब सब चीज़ पॉजिटिव है, तो जो टोटल रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। अब इसका क्या मतलब हो गया? डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ प्रेशर माइनस डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर जो है ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया, हैंस टू। ओके बेटा, अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर है तो उसका डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर और डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हो जाएगा। उस केस में Z1 Z2 सब हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, तो हर एक पॉइंट की, अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो हर एक पॉइंट की वर्टिकल से जो डेप्थ होगी वो सेम होगी, है ना बेटा। चलो, तो ये हैंस प्रूव हो गया, ये आप अच्छे से कर ले। नेक्स्ट करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर इन सम स्टैंडर्ड केसेस।
नेक्स्ट 2014 में आया हुआ है ये, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ पैरेललोग्राम विद वन साइड इन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। एक पैरेललोग्राम है जिसका फ्री सरफेस पे एक साइड है, अपन को उसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। चलो बेटा निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था, सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ निकालनी है ना। सेंटर ऑफ प्रेशर की अगर यहाँ से डिस्टेंस निकालते हो तो एग्जैक्टली बीचों बीच में लाइन बनाओगे उसके ऊपर ही होगा, पर उसमें इंटरेस्ट नहीं होता वाई बार में, मैंने आपको बताया केवल एक्स बार में इंटरेस्ट होता है। तो क्या फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने एक्स बार का आपको, एक्स पी डी एस का इंटीग्रेशन अपॉन पी डी एस का इंटीग्रेशन। तो बेटा एक अपन इसमें एक स्मॉल एरिया मान लेते हैं। इस बार स्मॉल एरिया में काम करता हूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मान लेता हूँ क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सब जगह सेम है ना, ये मतलब ये एक जैसे लेंथ है ना, इसलिए ऐसा मान सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट वैसा होता अनइवन होता तो फिर छोटे छोटे एरियाज मान के करना पड़ता। इस बार इनका एक पैटर्न है ना फिक्स, इसलिए अपन को डी एस से ईजिली निकल जाएगा। ट्राइंगल में भी पैटर्न होता है, उस केस में भी ईजिली निकल जाता है। डी एस के लिए अगर ईजिली निकाल पाते हो तो आप ये ले सकते हो, जो चीज़ में डी एस ईजिली निकाल पाओगे उस केस में लेना है। कई बार अनइवन फिगर होता है तो डी एस हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग होता है, तो उसके लिए अपन को अलग तरीके से करना पड़ता है। वैसे क्वेश्चन है नहीं आपके यहाँ। अच्छा तो बेटा अब अपन एक काम करते हैं, ये जो साइड है इस साइड को मान लेते हैं अपन ए और इस साइड को मान लेते हैं अपन बी। ठीक है, ये अपना स्मॉल एरिया है, इसको अपन डी एस बोलेंगे, डी एस निकालना पड़ेगा अपन को। ये जो स्मॉल लेंथ है, एक सेकेंड पहले ये वाली लेंथ मान लेते हैं अपन एक्स, और ये जो स्मॉल लेंथ है उसको अपन मान लेते हैं डी एक्स। ठीक है ना, ये जो स्मॉल लेंथ है। अच्छा तो x की जगह x ही आएगा बेटा, ये जो स्मॉल एरिया लिया है उसकी डेप्थ अपन x मानेंगे, x की x ही आएगा। p होगा इस स्मॉल एरिया पे प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था बेटा, WH वेट पर यूनिट वॉल्यूम इंटू h। h होता है बेटा इस स्मॉल एरिया की डेप्थ। स्मॉल एरिया की डेप्थ कितनी होगी बेटा, ये डेप्थ होगी है ना। अगर ये लेंथ x है, ये वाली डेप्थ एक ही बात है ना, ये वाली डेप्थ ले लो या ये वाली डेप्थ ले लो बराबरी होगी। तो ये लेंथ अगर x है और ये अपन एंगल मान लेते हैं सपोज, ये जो टिल्ट है ये एंगल मान लेते हैं अपन सपोज अल्फा, ये एंगल अल्फा है, ये x है, तो ये होगा x cos नहीं हाँ x cos अल्फा। तो x की डेप्थ जो है h जो है, प्रेशर का फॉर्मूला WH की जगह मैं लिख रहा हूँ x cos अल्फा, और ds होगा ये स्मॉल सा एरिया। स्मॉल एरिया कितना होगा बेटा, इसकी लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, तो लेंथ तो b होगी इंटू विड्थ, ये होगा dx। विड्थ dx नहीं होगी, ये इंक्लाइंड विड्थ जो है ना, इसको मैं जूम करके यहाँ लिख रहा हूँ बेटा। ये इंक्लाइंड विड्थ है ना जो dx है, ये वर्टिकल कितनी होगी, ये एंगल अल्फा माना ना, तो ये dx cos अल्फा होगा। हाँ तो ये होगा dx cos अल्फा। अच्छा बुक ध्यान रखना बेटा, बुक वाले ने साइन अल्फा लिखा है, कारण ये बुक वाले ने ये वाला एंगल अल्फा मानना है ना, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, उसके कारण सब फर्क आया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। हाँ वापस बेटा p के लिए तो वही WX cos अल्फा, और ये s के लिए b dx cos अल्फा। cos अल्फा वैसे भी कॉमन आके कट गया, w भी कट गया, w cos स्क्वायर अल्फा कॉमन, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम x स्क्वायर dx अपॉन w cos स्क्वायर अल्फा कॉमन x dx। ठीक है बेटा, तो कट जाएगा। अच्छा इंटीग्रेशन कहाँ से होना है बेटा, x वैल्यू कहाँ से चलानी है, x वैल्यू 0 से चलानी है a तक, तो इंटीग्रेशन होगा x की लिमिट्स लेनी है क्योंकि dx है ना, 0 से a तक, 0 से a सब जगह, बस इंटीग्रेशन कर दो, ये आएगा a³ 3। पहले चलो ऐसे करता हूँ, x³ 3 फ्रॉम 0 से a, और यहाँ पे आएगा x² 2 फ्रॉम 0 से a, तो a रखोगे तो a³ 3 अपॉन a² 2 कट जाएगा, तो ये आएगा 2a/3। तो इस पैरेललोग्राम का जो सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ जो आएगी वो, ये अगर a/3 है तो ये जो डेप्थ आएगी, ये वाली डेप्थ इंक्लाइन डेप्थ ना, ये आएगी 2a/3। अगर इसको अपन EF मान लें तो ये जो डेप्थ होगी, नहीं EF ये नहीं माना, बुक वाला अलग माना। चलो ये सेंटर में लाइन बनाई, इसका मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट और CD का मिड पॉइंट E और F रेस्पेक्टिवली, ये वाला इस पे सेंटर ऑफ प्रेशर लाई करेगा कहाँ पे,
यहाँ से डिस्टेंस जो है ये वाली डिस्टेंस x मतलब 2/3 टाइम्स ऑफ a, तो ये इधर इसके ऊपर सेंटर ऑफ प्रेशर लाई करेगा। ये आपको लिखना है, देयरफॉर सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ABCD लाइज ऑन EF एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3 ऑफ EF फ्रॉम E। यहाँ से E से 2/3 डिस्टेंस पर ये सेंटर ऑफ प्रेशर लाई करेगा। तो बेटा ये ऐसे आपको याद भी रखना है, ये सेंटर ऑफ पैरेललोग्राम का सेंटर ऑफ प्रेशर ये होता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन अपन को करने पड़ेंगे। तो ये एक चीज़ याद रखना। नेक्स्ट ट्राइंगल वाला करते हैं एक और। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना इमर्ज्ड इन लिक्विड विद वन ऑफ द वर्टेक्स इन इट्स फ्री सरफेस एंड द बेस हॉरिजॉन्टल। बेटा कोई ट्राइंगल है, अगर एक वर्टेक्स तो यहाँ पे है और दूसरा वर्टेक्स, एक वर्टेक्स तो यहाँ पे है और दूसरे दोनों वर्टेक्स हॉरिजॉन्टल लाइन साइड हुई है, ये मतलब पैरेलल। इस केस में अगर ट्राइंगल बन रहा है, जानना ये दोनों एजेस बराबर हो ज़रूरी नहीं है, बस ये है कि ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल होनी चाहिए इसके। तो इस केस में जो ट्राइंगल बना उसका सेंटर ऑफ प्रेशर भी आपको निकालना है। ये 2008 में आया हुआ है। कैसे निकालेंगे बेटा? वही फॉर्मूला, एक्स बार का क्या फॉर्मूला होगा अपना, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स पी डी एस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एस। अच्छा, इसमें अपने स्मॉल स्ट्रिप ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ही ले लेते हैं, इजी रहेगा। इसकी एक मीडियन, ये ए बी सी पहले ट्राइंगल बना देते हैं और इसकी एक मीडियन है ये सपोज ए डी। ध्यान रखना मीडियन है, बी सी के मिड पॉइंट डी को ए से ज्वाइन किया। ये अपन टोटल लेंथ मान लेते हैं सपोज एक्स, नहीं सॉरी आर, और बी सी को अपन मान लेते हैं ए, ये डिस्टेंस मान लेते हैं अपन ए, और ए डी को अपन मान लेते हैं आर। अच्छा, ये स्मॉल स्ट्रिप है, इसका ये जो इंक्लाइंड डिस्टेंस है इसको अपन मान लेते हैं x। ठीक है बेटा, तो अपन को x को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 0 से ये पूरी AD तक, AD मतलब R तक करना पड़ेगा। ये जो स्मॉल लेंथ है, ये वाली इंक्लाइंड लेंथ, ये dx मान लेते हैं। मैं यहाँ जूम करके बताता हूँ, ये स्मॉल लेंथ dx है। बेटा सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे एक वर्टिकल लाइन बनानी पड़ेगी। ये एंगल मान लेता हूँ अल्फ़ा, ठीक है, ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, ये छोटा एंगल भी अल्फ़ा होगा, मतलब ये छोटी सी जगह दिख रहा है ना एंगल, ये अल्फ़ा होगा। ये कुछ भी पॉइंट हो, चलो ठीक है। एक्स अपना एक्स ही रहेगा, इसको मान लेते हैं पी क्यू। इस पी क्यू की लेंथ, पी क्यू की सेंटर से डेप्थ अपन इंक्लाइन डेप्थ एक्स मान रहे हैं। पी होगा इस पी क्यू पे स्मॉल पोर्शन पे प्रेशर क्या होता है बेटा, डब्ल्यू एच होता है। तो डब्ल्यू इंटू एच होगा बेटा इस पी क्यू की इस फ्री सरफेस से वर्टिकल डेप्थ, ये वाली डेप्थ ए एम। क्या होगी ए एम, अगर ये लेंथ एक्स है ये होगा एक्स साइन अल्फ़ा। ये एंगल अल्फ़ा है ना बेटा, उसके सामने लेंथ ए एम जो है ए साइन अल्फ़ा होगी, एक्स साइन अल्फ़ा होगी, इंटू डी एक्स होगा बेटा ये स्मॉल एरिया। अच्छा, ये स्मॉल एरिया जो है रेक्टेंगल है, अगर ये छोटा सा एरिया हो तो, वैसे इंक्लाइन दिख रहा है लेकिन अगर छोटा सा एरिया हो तो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ होगी बेटा वर्टिकल लेंथ और ब्रेथ होगी पी क्यू, मतलब पी क्यू मल्टीप्लाई बाय ये स्मॉल लेंथ। ये अगर इंक्लाइंड लेंथ अपने डी एक्स मानी है तो वर्टिकल लेंथ होगी डी एक्स साइन अल्फ़ा, है ना। तो अपन को इस पी क्यू की वैल्यू लाने में इंटरेस्ट है, पी क्यू की वैल्यू लानी पड़ेगी। तो लाते हैं बेटा, सपोज पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं, ये ई है, ये डी, ये ई, ये एम, ये एन। तो बेटा इस ट्राइंगल में ए एन डी में ए एम अपॉन ए एन जो है इक्वल होगा ए ई अपॉन ए डी के, मतलब ए एम अपॉन ए एन जो है वो एक्स अपॉन आर, ये ए डी अपना आर बना था ना, के बराबर होगा। बेटा ये मैंने 10th क्लास की जो थेल्स थ्योरम थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो लगाई है। अच्छा, नेक्स्ट ए बी सी नहीं, ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। बेटा ए पी क्यू और ए बी सी सिमिलर है ना, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, ये एंगल कॉमन है, ये दोनों एंगल भी बराबर है, ए सिमिलरिटी से सिमिलर है। तो इसमें होगा बेटा ए पी की ज़रूरत नहीं है,
पी क्यू अपॉन बी सी जो है वो इक्वल होगा ए क्यू अपॉन ए सी के। ठीक है, मुझे और आगे जाना पड़ेगा, ए एम और इसमें रिलेशन चाहिए ताकि पी क्यू और दोनों इक्वेट आ जाए। देखो बेटा, ए एम सिमिलरली ट्राइंगल ए एम क्यू, ट्राइंगल ए एम क्यू सिमिलर होगा ट्राइंगल ए एन सी के। तो ए एम अपॉन ए एन जो होगा वो इक्वल होगा ए क्यू अपॉन ए सी के। तो पी क्यू अपॉन बी सी, एक ये चारों इक्वल आ गए, एक ये दोनों सेम चीज़ है, दो दो और ये तीन और चार। तो इससे पता चलेगा पी क्यू अपॉन बी सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर होगा। बी सी की जगह मैं स्मॉल ए लिख सकता हूँ, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी, नहीं बी सी के स्मॉल आर लिखा ना, हाँ, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स अपॉन आर अपॉन समेशन पी डी एक्स। एक सेकंड, यहाँ डी एक्स बचा था ना, डी एक्स से क्या लिखना था, ये डी एक्स नहीं होता, सॉरी डी एस होता है। तो डी एस क्या आएगा बेटा, ये पी क्यू इंटू डी एक्स साइन एल्फा। तो पी क्यू की जगह अपन लिखेंगे ए एक्स अपॉन आर डी एक्स साइन एल्फा। एग्जैक्टली सेम तरीके से पी की जगह तो आएगा डब्ल्यू एक्स साइन एल्फा और ए एक्स अपॉन आर डी एक्स साइन एल्फा। तो डब्ल्यू साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आके कट जाएगा, बचेगा क्या बेटा, और ये भी कॉमन आएगा ए अपॉन आर भी। एक्स बचेगा, एक्स बचेगा, एक्स बचेगा, एक्स क्यूब डी एक्स और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, एक्स क्यूब कहाँ से कहाँ तक चलानी है, 0 से r तक, 0 से r तक। बस इसको इंटीग्रेशन कर दो, एक्स की पावर 4/4 लिमिट रख दो तो r की पावर 4/4 आएगा और ये r की पावर 3/3 आएगा। तो ये आएगा 3r/4। ये सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ आएगी, ये वाली जो डेप्थ है ना, इंक्लाइन डेप्थ, ये सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ कितनी आएगी, 3r/4। ठीक है बेटा, गिवन दैट ये जो पूरी डेप्थ है मीडियन जो है वो r है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर किसी ट्राइंगल को इस तरह से इमर्ज किया जाए कि उसका एक एज जो है वो तो रहे ऊपर और एक वर्टेक्स जो है वो रहे डेप्थ में। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा उसकी डेप्थ जो है वो r/2 होगी। मतलब अगर टोटल डेप्थ मीडियन ड्रॉ करें अपन AD, सपोज ये AD है, अगर मीडियन की लेंथ r है तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ होगी वो r/2 होगी। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बेटा कर लीजिएगा आप, ये 2012 में आया हुआ है। सेम तरीके से इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसकी कीजिएगा और डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो याद रखना है बेटा आपको कि अगर ट्राइंगल इस तरह से है कि एक वर्टेक्स ऊपर और बेस हॉरिजॉन्टल, तो इस केस में मीडियन की लेंथ r है तो सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ 3r/4 होगी। और इस केस में जब एक एज जो है सरफेस से मीट कर रही हो और मीडियन की लेंथ r हो, तो इस केस में जो सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ होगी r/2 होगी। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर एरिया, ये भी आप लोगों को करना है बेटा, मैं आपको केवल हिंट बताता हूँ। इसका हिंट से मेरा मतलब है केवल इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ क्या चीज़ है। ये करना आपको है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है a और उसके सेंटर की फ्री सरफेस से डेप्थ है h, रेडियस है सपोज की a। तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, उसकी डेप्थ का फॉर्मूला है h + a²/4h। इन स्पेशल केस कि अगर सर्कल को इस तरह से इमर्ज किया जाए कि जस्ट इमर्ज हुआ हो, मतलब जो टॉप है वो फ्री सरफेस को टच कर रहा हो, तो इसमें इस केस में सेंटर की डेप्थ h क्या होगी, a के बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो x बार होगा a + a²/4a, इसे कट जाएगा 5a/4 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी यूजफुल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ कंपाउंड एरियाज। मतलब बेटा अगर सपोज एक टोटल एरिया है, वो दो एरियाज का एडिशन है, पहला एरिया दूसरा एरिया। सपोज बेटा ये अलग एरिया है, ये अलग एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस अपन काफ़ी इस फॉर्मूला से क्वेश्चंस करने वाले हैं। अपन को ये एरिया का टोटल प्रेशर P1 और इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसकी डेप्थ फ्री सरफेस से दे रखी है x1। ये प्रेशर दे रखा, इस सरफेस पे टोटल प्रेशर है P2 और सेंटर ऑफ प्रेशर की जो डेप्थ है वो दे रखी है सपोज x2।
इस केस में जो कंबाइंड एरिया होगा उसका सेंटर ऑफ प्रेशर की जो डेप्थ होगी x बार, उसका फॉर्मूला है। दो एरिया को ऐड करें, इंडिविजुअल टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर, इंडिविजुअल टोटल प्रेशर सरफेस सेंटर ऑफ प्रेशर अपन को दे रखा हो, तो कंबाइंड एरिया का जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा उसका फॉर्मूला है P1 x1 प्लस P2 x2 अपॉन P1 प्लस P2। वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर अपन को एक टोटल एरिया दे रखा है, उसका एरिया सेंटर ऑफ, उसका टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर P1 x1 दे रखा है और उसके अंदर से अपन कुछ एरिया अपन ने हटा दिया, ये हटा दिया, इसका भी प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर दे रखा है P2 x2, टोटल प्रेशर P2, सेंटर ऑफ प्रेशर डेप्थ x2। तो इसको हटाने के बाद जो एरिया बचता है उसका सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला ये रहा, P1 x2 माइनस P1 माइनस P2, सेम है, बीच में माइनस लग जाएगा। तो अगर दो एरियाज को अपन ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा, रिजल्टेंट एरिया का सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा उसका फॉर्मूला ये है, और एक एरिया में से दूसरा एरिया, एक एरिया में से कोई पर्टिकुलर एरिया हटाएंगे तो जो रिजल्टेंट एरिया बचा उसका सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला ये है। ये दोनों ही डायग्राम, दोनों ही फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। एक्चुअली ये फॉर्मूलाज अपन इस फॉर्मूलाज की हेल्प लेंगे बेटा कि कई बार ऐसा कुछ डायग्राम अपन को दिया हुआ आ जाए जिसको अपन कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो उसमें अपन इन फॉर्मूलाज की मदद से बहुत इजीली सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल पाते हैं। आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा सेंटर ऑफ प्रेशर से रिलेटेड। तब तक आप ये जो आज कराए मैंने सारे टॉपिक्स कर लें और डाउट्स हो तो मुझे पूछ लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।